लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ लेंगे। रिक्वायर्ड पोर्शन लिखा हुआ है प्रिपेयर अ मंथली कैश बजट। मंथली कैश बजट बनाना है, वो भी लिखा हुआ है फॉर द 6 मंथ, 6 मंथ्स के लिए बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल। तो अप्रैल से लेकर स्टार्ट होगा हमारा, तो सितंबर तक हमारे 6 मंथ्स होते हैं। ठीक है, द ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, ऊपर दी गई हुई इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हमें क्या करना है, हमें बनाना है कैश बजट, जो वो भी मंथली। तो आपने सबसे पहले तो क्या करोगे, आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे। फॉर्मेट में आप क्या करोगे, कितने कॉलम्स हम बनाएंगे, हम हमारा जो मेन फॉर्मेटिंग होगा आंसर का, वर्किंग नोट्स की तो बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेन फॉर्मेटिंग की बात कर रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स कॉलम आएगा, उसमें आप ओपनिंग कैश बैलेंस, ऐड रिसिप्ट्स करते हो, लेस पेमेंट्स एंड फिर आपको आता है क्लोजिंग बैलेंस। जनरली तो हम यही करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करने की भी एडजस्टमेंट है। तो वो आप क्या करोगे, देखो मिनिमम कैश बैलेंस मुझे इतना रखना ही रखना है, तो वो आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ठीक है, ऐड क्यों कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि इतना तो मेरे पास क्लोजिंग में आना ही चाहिए। ओके, तो इसका मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। फिर क्यों उन्होंने मिनिमम कैश बैलेंस रखा है, मिनिमम कैश बैलेंस रखने के बाद उन्होंने बोला, मान लो कि उन्होंने बोला है 10,000 मिनिमम कैश बैलेंस रखना है, तो 10,000 से जितना भी सपोज, लेकिन आपके पास क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ 7,000 ही आया, तो 7,000 आया तो इसका जो डिफरेंस होगा, यानी कि 3,000 हमारा कम बैलेंस था, तो हम क्या करेंगे, 3,000 बोरो कर लेंगे। लेकिन सपोज मान लो कि हमारा बैलेंस 7,000 नहीं, एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस हमारा 12,000 था, तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मिनिमम आपको 10,000 मेंटेन करना ही है, और तो हम क्या करेंगे, मिनिमम सिर्फ 10,000 ही मेंटेन करना है। तो एक्स्ट्रा जो 2,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस पड़ा था, उसको हम क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने कैसे बनाया है, देखो मिनिमम कैश पेमेंट, वैसे तो हम क्या करते हैं जनरली, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट लेस पेमेंट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, ऐड मिनिमम बैलेंस किया हमने। ऐड मिनिमम बैलेंस मतलब क्या, इतना आपको क्लोजिंग बैलेंस रखना है। फिर आपका जो भी सरप्लस या डेफिसिट आता है उसको आप क्या करोगे, या तो आप इन्वेस्ट करोगे या तो आप फाइनेंस करोगे। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आपको हो सकता है कि आपको ये फिलहाल ना समझे, तो हम जैसे ही क्वेश्चन रीड आउट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद मैंने कहा था कि मेन फॉर्मेटिंग जो होगा उसमें हमारे कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स बनेंगे, 6 वर्टिकल्स कॉलम। एक तो पर्टिकुलर्स का बनेगा, उसके बाद 6 मंथ्स के लिए उन्होंने बोला है, तो 6 वर्टिकल कॉलम्स आप क्या करोगे, बनाओगे। तो हम आते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स पर। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो ए पॉइंट दिया गया है, वो दिया गया है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स। तो देखो ये एस्टिमेटेड सेल्स दिए गए हैं, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक दिए गए हैं, बल्कि मुझे बजट कहाँ से कहाँ तक का बनाना है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का। ठीक है, तो ये मुझे एक्स्ट्रा डिटेल्स दी गई है जो कि हो सकता है मेरे काम में आए। ठीक है, तो आगे रीड करते हैं। तो ये जो सेल्स है ना, ये टोटल सेल्स है। इसमें हो सकता है कुछ कैश का पोर्शन हो, कैश सेल हो, कुछ हो सकता है क्रेडिट सेल हो। तो कैश सेल तो मैं एज इट इज़ ले सकती हूँ, लेकिन क्रेडिट सेल मैं एज इट इज़ नहीं ले सकती, वो जब रियलाइज़ होगी तभी मैं कंसिडर कर सकती हूँ, बिकॉज हम क्या बना रहे हैं, कैश बजट। तो एक्चुअल कैश हमें रिसीव होना चाहिए। क्रेडिट सेल में तो मुझे कोई पैसा मिला ही नहीं, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्रेडिट सेल जब रियलाइज होगा एक्चुअल में, तब मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूंगी। जिस मंथ में वो रियलाइज होगा, उस मंथ में मैं उसकी क्या करूंगी, रिकॉर्डिंग करूंगी। ओके, तो ये रहा हमारा ए पॉइंट। बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरी। देखो आपको दिया गया है 6 मंथ का, लिखा है वेजेस एंड सैलरीज आर एस्टिमेटेड टू बी पेएबल एज। ठीक है, इस तरीके से ये पे होंगे, तो ये आपके सारे एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद देखो उन्होंने, आप बोलोगे यहाँ पे पेड वर्ड यूज़ नहीं किया, पेएबल किया है, तो ऐसा नहीं है। पेएबल का मतलब क्या है, देखो हम बजटेड बना रहे हैं, तो वो उन्होंने हमें बताया है कि वेजेस एंड सैलरी हम इस तरीके से पे करने वाले हैं, पेएबल यानी कि हम इतना पे करेंगे, तो आपको बजटेड में ये फिगर सारी लेनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे दिया गया है ऑफ द सेल्स। तो देखो सेल्स की हमारी एडजस्टमेंट आ गई। ऑफ द सेल्स यानी कि जो भी हमारा सेल्स है
उसमें उन्होंने क्या बोला, 80% इज ऑन क्रेडिट एंड 20% इज ऑन फॉर कैश। ठीक है, 80% क्रेडिट पर है, 20% फॉर अ कैश है। आगे कहा गया है 75% ऑफ द क्रेडिट सेल। अब ये जो पहले, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, टोटल सेल्स को 80% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट सेल मिल जाएगा। लेकिन ये सेल मेरे लिए काम का नहीं है, मेरे लिए क्या काम का है, रियलाइज ये कब हुआ, ये जो क्रेडिट सेल मैंने किया है ये रियलाइज मुझे कब हुआ। तो आगे वही, तो 75% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड विद इन अ मंथ कहा है। ठीक है, 75% ऑफ द क्रेडिट सेल, तो 75% हम मल्टीप्लाई करेंगे 75%, तो वो हमें विद इन अ मंथ, इसका मतलब क्या हुआ, अब विद इन अ मंथ मतलब क्या, आपने सपोज जनवरी में सेल किया है, सॉरी हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से लेकर सितंबर तक का हमें बजट बनाना है। तो मान लो जो हमने सेल जो किया होगा वो अगर अप्रैल मंथ का है, तो क्रेडिट सेल जो अप्रैल मंथ में किया उसका 75% रियलाइज होगा हमारा मई मंथ में, एंड रिमेनिंग जो 25% है वो रियलाइज होगा जून मंथ में। विद इन अ मंथ मतलब क्या, नेक्स्ट मंथ, और विद इन अ 2 मंथ्स मतलब क्या, 2 महीने के बाद। ठीक है, 2 मंथ्स के बाद। एंड देयर आर नो बैड डेट्स लॉसेस। ठीक है, बैड डेट लॉसेस भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारी सेल्स की एडजस्टमेंट हमने रीड आउट कर चुके हैं। तो इमीडिएटली मैं आपको क्या करती हूँ, आपको आंसर शो कर देती हूँ, सो दैट हम क्या करें, हमारी ये वर्किंग नोट हो जाएगी कलेक्शन ऑफ डेटर्स की। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल सेल्स लिखा है सबसे पहले तो अब यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी गई थी ना, वो जनवरी मंथ से दी गई थी, जनवरी से लेकर अक्टूबर की दी गई थी। तो अब वर्किंग नोट बनाते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि हमारी वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, कितने हमने वर्टिकल कॉलम्स बनाने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा मंथ, हम जो बजट बना रहे हैं वो अप्रैल से सितंबर बना रहे हैं, तो ये 6 कॉलम्स तो आने ही वाले हैं। साथ ही साथ आपने ये देखना है, देखो जनवरी मंथ का जो रियलाइजेशन होगा 75% फरवरी मंथ में होगा एंड 25% मार्च मंथ में होगा। 75% जो होगा वो फेब मंथ में होगा एंड 25% मार्च मंथ में होगा। इसका मतलब इस जनवरी मंथ के सेल्स का कोई भी रिलेशन अप्रैल मंथ से कुछ भी नहीं है, तो हम ये जनवरी मंथ को इग्नोर कर देंगे। हम डायरेक्टली फेब्रुवरी मंथ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज फेब्रुवरी मंथ का जो भी क्रेडिट सेल होगा वो मार्च मंथ में 75% रिकवर होगा और 25% अप्रैल मंथ में। और अप्रैल मंथ तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वहीं से हम बजट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कहाँ से कॉलम बनाएंगे, अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 मंथ तो आप बना ही रहे थे, साथ ही साथ आपको फरवरी और मार्च के लिए भी आपको 2 वर्टिकल कॉलम्स और बनाने पड़ेंगे। तो टोटल आप 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाओगे। ओके, तो देखो यहाँ पर वही बनाया गया है, एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा और साथ ही साथ 8 वर्टिकल कॉलम्स फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, सितंबर तक आपने बना लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 80% उसका लिया, इसका ये जो टोटल सेल्स है इसका 80% हमारा क्या होता है, क्रेडिट सेल होता है। तो ये क्रेडिट सेल मिल गया, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, एक्चुअल कैश हमारे पास कब आया, कलेक्शन से मतलब है। ठीक है, विद इन अ मंथ यानी कि 1 महीने के अंदर जो हमारा रियलाइजेशन हुआ है वो है 75%, यहाँ आपने 75 लिख देना है, और 2 महीने के अंदर आपका हुआ है 25%। ठीक है, तो ये आपका, अब आपको सिर्फ फोकस इस अमाउंट पर करना है। 90,000 का 75% करोगे तो आपको 72,000 आएगा, और 96,000 का 25% करेंगे तो 24,000 आएगा। इट मीन्स जो क्रेडिट सेल हमारा फेब्रुवरी में मंथ में हुआ था, उन्होंने बोला है विद इन अ मंथ हमारा कलेक्शन हो जाएगा 25%। विद इन अ मंथ मतलब क्या, 1 महीने के अंदर, यानी कि फेब का सेल मार्च महीने में ही रियलाइज हो गया 75%, एंड विद इन अ 2 मंथ्स यानी कि फेब को छोड़कर मार्च अप्रैल में हमारा रियलाइज होगा 25%। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये अमाउंट है उसका 75% यहाँ, 25% यहाँ लिखना है। ये अमाउंट है 75% यहाँ, 25% यहाँ। उसके बाद ये अमाउंट है 75% यहाँ, 25% यहाँ आप करोगे। तो इस तरीके से आपको बनाते जाना है। ठीक है, ये अमाउंट लेके 75% यहाँ यहाँ, ऐसे इस तरीके से आपने करते गए। और 25% कैसे करोगे, यहाँ पर 25%, इसका 25% यहाँ करेंगे, इसका 25% आपने यहाँ लिखा।
ठीक है। इस तरीके से हमें ये वर्किंग नोट बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कलेक्शन। इन दोनों की क्या करनी है आपको, टोटल करनी है, तो आपको ये टोटल कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों की टोटल करने पर आपको कलेक्शन मिल जाएगा। तो आपका जो मेन आंसर है, मेन आंसर्स में सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस के लिए आपने प्लेस ब्लैंक रखनी है। उसके बाद आपका आता है सबसे पहले तो कैश सेल। टोटल सेल्स का आप क्या करोगे, 20% से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो ए पॉइंट में आपको टोटल सेल्स दिया गया था उसका 20% करोगे तो आपको टोटल कैश सेल्स मिल जाएगा। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये हम वर्किंग नोट से लेकर आए हैं जो हमने अभी अभी ऊपर बनाई थी, तो वहाँ से सारी अमाउंट्स कॉपी पेस्ट करनी है। तो आपको क्या मिल गया, टोटल रिसिप्ट्स मिल गया। ठीक है, टोटल रिसिप्ट्स हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं। तो ये ए वाला पॉइंट जो था सेल्स वाला, ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारा वेजेस की एडजस्टमेंट थी। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, एज इट इज़ 9000 से अमाउंट शुरू हो रही है, 9000 पर ख़त्म हो रही है। 9000, 8000, 10,000, 10,000, 9,000, 9,000। ठीक है, तो ये एज इट इज़ हम क्या करेंगे, अमाउंट्स कॉपी पेस्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको वेजेस एंड सैलरीज दिख रही है, 9,000, 8,000, 10, 10,000, 9,000, 9,000। ठीक है, तो ये एज इट इज़ हमने वेजेस एंड सैलरीज की अमाउंट लिख दी पेमेंट साइड में। उसके बाद आता है परचेसेस। तो परचेसेस भी क्या है, आपके लिए पेमेंट करना पड़ेगा परचेस जब आप करते हो। तो परचेस क्या है, 80% ऑफ सेल्स है। ठीक है, 80% ऑफ सेल्स एंड आर मेड एंड पेड फॉर इन द मंथ प्रिसीडिंग द सेल। ठीक है, उन्होंने बोला है ये जो हमने क्रेडिट सेल सॉरी जो भी हमने सेल किया है टोटल सेल्स का लेना है। ठीक है, टोटल सेल आप जो भी कर रहे हो ना, ये टोटल सेल आपने ये जो इसके लिए कुछ ना कुछ परचेस किया होगा, तो जो आपने परचेस किया ना वो उसके प्रिसीडिंग मंथ में किया। इट मीन्स अगर आप अप्रैल मंथ का जो सेल कर रहे हो, जो अप्रैल मंथ में आपको सेल दिख रहा है, वो सेल एक्चुअल में आपने परचेस कब किया था, परचेस किया था आपने मार्च मंथ के अंदर आपने परचेस किया था। परचेस करने के बाद आपने उसको सेल किया अप्रैल मंथ में। तो वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन परचेस करते वक्त याद रखना ये तो सेल्स वैल्यू है, इसमें मार्कअप भी ऐड किया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, परचेस वैल्यू चाहिए। तो उन्होंने लिखा हुआ है परचेस अमाउंट टू 80% ऑफ सेल्स। तो परचेस की अमाउंट हमारी कितनी है, 80% ऑफ सेल्स की है। ठीक है, तो उन्होंने हमें परचेस की अमाउंट बता दी कि 80% ऑफ सेल्स है। एंड उन्होंने बोला ये अमाउंट, ये तो अमाउंट इतने का हमने परचेस किया उन्होंने बोला, लेकिन हमें परचेस कितने का किया उससे मतलब नहीं, हमने पेमेंट कितनी की उससे मतलब है। तो उन्होंने बोला है एंड पेमेंट आर पेड फॉर द मंथ प्रेसिडिंग द सेल। ठीक है, और पेमेंट भी हमने परचेज भी तभी 1 महीने पहले किया, और सेल भी हम पेमेंट भी हम 1 महीने पहले ही कर रहे हैं प्रेसिडिंग मंथ में। तो सिंपली आप क्या करोगे, आपको जो भी ये जो हमें सेल्स मिला है ना, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हमारे मई मंथ से स्टार्ट होगा। इसीलिए देखो आपको एक एक्स्ट्रा महीने की इंफॉर्मेशन दी गई थी, अक्टूबर मंथ की भी। तो देखो हम क्या करेंगे, अप्रैल मंथ का ये जो सेल्स है, तो ये सेल्स का हम क्या करेंगे, 80% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60,000 इंटू 80% करोगे तो आपको 48,000 आएगा। तो 48,000 आप अप्रैल मंथ का वो परचेस हो गया। और उसी मंथ में प्रिसीडिंग मंथ बोला है ना, तो मई के पहले प्रिसीडिंग मंथ कौन सा है, अप्रैल है। तो इसी मंथ में आपने परचेस किया था और इसी मंथ में आपने क्या किया, पेमेंट कर दी। तो 60,000 का 80% यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल मंथ में। उसके बाद 80,000 का 80% आपको आएगा मई मंथ का परचेस। फिर आएगा, इस तरीके से आप करते जाओगे, 80% से मल्टीप्लाई करोगे और प्रिसीडिंग मंथ का वो क्या हो जाएगा, पेमेंट बन जाएगा। तो इसीलिए आपको अक्टूबर मंथ दिया गया था, ताकि हम सितंबर मंथ में कितना पेमेंट किया है वो निकाल सके। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे आंसर पर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा आंसर, ये परचेसेस जो आपको दिए गए हैं। तो देखो फर्स्ट मैंने आपको बताया 60,000 मई मंथ का सेल था, तो उसका 80% किया, तो ये आपको अप्रैल मंथ का पेमेंट मिल गया। उसी तरीके से हमारा जून मंथ का सेल जो था वो 80,000 था, तो 80,000 का 80% किया, तो ये आपका क्या बन गया, एक्चुअल में ये जून का सेल था 80,000, लेकिन वही हमने परचेस कब किया था, हमने परचेस किया था मई मंथ में। ठीक है, प्रिसीडिंग मंथ बोला था ना, तो प्रिसीडिंग मंथ में परचेस किया और प्रिसीडिंग मंथ में ही पे कर दिया। आई होप आगे उसी तरीके से आपको करते जाना है, 80% से मल्टीप्लाई करते जाओगे टोटल सेल्स को, और प्रिसीडिंग मंथ में उसका पेमेंट हम शो करेंगे, तो सारी हमें परचेसेस की फिगर्स मिल जाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है
परचेसेस की हमारी एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट लिखा हुआ है द फर्म हैज़ टेकन अ लोन, फर्म ने क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है 1,20,000 1,20,000 का, और उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है 10% पर एनम। अब देखो ये इंटरेस्ट रेट जो दिया गया है वो हमें पर एनम का दिया गया है, ठीक है। हैज़ टू बी पेड क्वार्टरली इन द जनवरी एंड अप्रैल मंथ। हमारा देखो बजट कब से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है सितंबर तक लेकर। इट मीन्स जो उन्होंने इंटरेस्ट जनवरी में पे किया है वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए। इट मीन्स वो क्वार्टरली पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट का, हमारे तो सिर्फ कहाँ पर पेमेंट दिखाई देगी, सिर्फ अप्रैल मंथ में दिखाई देगी। एंड सो ऑन बोला है, इट मीन्स एंड सो ऑन मतलब क्या, हर 3-3 महीने में पेमेंट करते हैं। आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी जल्दबाजी में पढ़ते वक्त आप सिर्फ अप्रैल और जनवरी मंथ पढ़ोगे, आप एंड सो ऑन वर्ड पढ़ते ही नहीं हो। तो सिर्फ आप क्या करते हो, इंटरेस्ट का जो है इफेक्ट वो सिर्फ अप्रैल मंथ में दिखाओगे। एंड सो ऑन मतलब क्या, आपको अगले 3 महीने यानी कि जुलाई मंथ में भी आपको ये पेमेंट दिखानी पड़ेगी। फिर उसके बाद अक्टूबर मंथ में पेमेंट आएगी, लेकिन अक्टूबर मंथ तो हमारा बजट हम उसके लिए बना ही नहीं रहे हैं। हमारा सिर्फ इफेक्ट कहाँ पर आएगा, एक अप्रैल मंथ में आएगा और दूसरा जुलाई मंथ में आएगा। दूसरा इफेक्ट हमारा जुलाई मंथ यानी कि अगले 3 महीने के बाद दिखाई देगा। तो आते हैं, मैं आपको फिगर्स शो कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें दिया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन ये 3,000 कैसे आया, हमने बोरो किया था 1,20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 10%, और हमें 3 महीने का इंटरेस्ट चाहिए जनवरी से लेकर मार्च मंथ का। तो 3 महीने होते हैं, तो डिवाइड बाय 12 3/12 किया तो हमें 3,000 मिल गया। उसी तरीके से हमने ये पेमेंट हमने जुलाई मंथ में भी की, यानी कि अगले 3 महीने में। पहली पेमेंट हमने की अप्रैल मंथ में एंड उसके 3 महीने छोड़कर जुलाई मंथ में की। ओके, तो ये हुई हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। आगे दिया गया है द फर्म हैज़ टू मेक अ पेमेंट ऑफ अ टैक्स 5,000 इन जुलाई 2014। तो जुलाई 2014 में, ये है जुलाई मंथ हमारा, इसमें हमने पेमेंट की है टैक्स की, और टैक्स की पेमेंट हमने कितनी की है 5,000 की। तो ये भी शो कर दिया हमने। आगे दिया गया है द फर्म हैड अ कैश बैलेंस, फर्म के पास कैश बैलेंस, तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस की बात कर रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2014 बोला है, तो अप्रैल मंथ से, यानी कि ये ओपनिंग कैश बैलेंस है 20,000, विच इज मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश बैलेंस। उन्होंने बोला है ये हमारी मिनिमम डिजायर्ड लेवल है, इट मीन्स कि इतना कैश बैलेंस आपको रखना ही रखना है। एनी कैश सरप्लस और डेफिसिट, यानी कि 20,000 से यह हमें मिनिमम बैलेंस रखना है। अगर 20,000 से कुछ भी डेफिसिट आता है, सपोज हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस 18,000 आया, तो इस 20,000 तक रीच करने के लिए हमारा 2,000 का डेफिसिट आ रहा है। तो जो 2,000 का डेफिसिट आएगा, उन्होंने क्या कहा है, इतना आपको बोरो करना पड़ेगा। या मान लेते हैं दूसरा केस कि मान लो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस 24,000 आता है, तो 24,000 आता है, तो इस केस में क्या है, हमें मिनिमम बैलेंस कितना रखना था 20,000 का, लेकिन आपके पास तो 4,000 का सरप्लस है, तो हम वो सरप्लस क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। ओके, तो उन्होंने वही लिखा हुआ है एनी कैश सरप्लस और डेफिसिट, यानी कि ये मिनिमम बैलेंस 20,000 का मेंटेन करने के बाद आपका जो भी कैश सरप्लस और डेफिसिट आता है, तो अबव और बिलो दिस लेवल इज मेड अप बाय टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी सरप्लस आया तो हम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या अगर डेफिसिट हुआ तो लिक्विडेशन ऑफ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। अगर डेफिसिट हुआ तो हम इन्वेस्टमेंट को टेम्पररीली लिक्विड कर देंगे, यानी कि हम बोरोइंग वर्ड ना यूज़ करते हुए उन्होंने क्या बोला है, टेम्पररी लिक्विड, यानी कि हम फाइनेंस कर देंगे। और टेम्पररी बोरोइंग, तो आगे देखो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट बोला है या फिर टेम्पररी बोरोइंग बोला है, लिक्विडेटिंग टेम्पररी इन्वेस्टमेंट और टेम्पररी बोरोइंग एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, और ये हम कब करेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ ही कर देंगे। फॉर ईच मंथ इंटरेस्ट ऑन दिस इज टू बी इग्नोर्ड। देखो हम जो बोरो कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर का इंटरेस्ट उन्होंने हमें इग्नोर करने के लिए बोला है। और यहाँ पर हमारे ये लास्ट एडजस्टमेंट है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
तो फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ इसकी एडजस्टमेंट है ना। हम सेम वर्किंग जो हमारी मेन जो हमारा आंसर है ना, उसी में ही हम इसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं। बिकॉज उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं देना है। तो आपने देखो क्या किया, ओपनिंग कैश बैलेंस 20,000 लिख दिया, और उन्होंने क्या बोला है, आपको मिनिमम 20,000 का ही बैलेंस रखना है। उससे बिलो अगर कुछ भी हुआ तो आप वो क्या करो दोगे, बोरो कर लोगे अमाउंट, या उससे कुछ भी अबव अमाउंट रही तो वो हम क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ आपका बैलेंस 20,000 ही रहना है। हम हमारे पास उससे एक्सेस रहा तो हम हमारे पास रख नहीं रहे, इन्वेस्ट कर देंगे, इसका मतलब आउटफ्लो हो जाएगा। डेफिसिट अगर रहा तो हम बोरो करेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो इट मीन्स जो भी हमारे जितने भी मंथ्स होंगे तो हमारे कैश बैलेंस हर मंथ में ओपनिंग कैश बैलेंस 20,000 ही आने वाला है। बिकॉज इससे एक्सेस कुछ भी हो रहा है, 20,000 से कुछ भी ज़्यादा पिछले साल का, सपोज यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पर हमारा रिसिप्ट जो आया ओपनिंग कैश बैलेंस 20,000, उसमें हमने रिसिप्ट्स ऐड किए तो टोटल रिसिप्ट्स मिल गए। उसके बाद आपने सारे पेमेंट्स लेस कर दिए, टोटल पेमेंट्स लेस किए तो आपको क्या आ जाएगा, मिनिमम कैश बैलेंस आ जाएगा। तो मिनिमम सॉरी, फिर आपको ये क्या आ गया, ये आपको लेस करने के बाद आपको क्या रखना है, मिनिमम कैश बैलेंस। मिनिमम कैश बैलेंस इतना रखना ही है। इट मीन्स तो 20,000 आप ऐड करोगे टोटल पेमेंट्स में। टोटल पेमेंट्स में ऐड क्यों किया, बिकॉज इतना पेमेंट मुझे रखना ही है। तो टोटल कैश रिक्वायर्ड इतना आ गया 80,000। तो टोटल रिसीट्स में से टोटल कैश रिक्वायर्ड आपने लेस किया तो आपको ये सरप्लस या डेफिसिट मिल रहा है। तो सरप्लस या डेफिसिट जो भी होगा, तो ये आपको इस केस में सरप्लस हो रहा है, तो ये सरप्लस हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो देखो माइनस साइन में दिखाया है बिकॉज ये हमारा आउटफ्लो है, तो हमने माइनस साइन में दिखाया। तो आपका बचेगा क्या, सिर्फ ये जो मिनिमम आपने कैश बैलेंस रखा था यही बचा, बिकॉज इसको तो हमने क्या कर दिया, इसका आउटफ्लो कर दिया। तो आपका नेक्स्ट ईयर कितना बचेगा, 20,000 ही बचेगा। तो देखो हर साल का क्लोजिंग बैलेंस आपका 20,000 ही आने वाला है, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस भी 20,000 ही रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर भी हमने उसी तरीके से किया, ओपनिंग प्लस रिसिट्स किया। फिर उसके बाद आप जब पेमेंट निकालते हो तो पेमेंट को निकालते वक्त आपने मिनिमम बैलेंस पहले से ही, ये सारी हमारे आउटफ्लो हैं तो मिनिमम बैलेंस भी हमने आउटफ्लो मानकर, इतनी कैश रिक्वायर्ड है मानकर इसको ऐड करने के बाद टोटल कैश रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल दी। तो जो भी हमारे पास सरप्लस आया उसको हमने क्या कर दिया, ये देखो आउटफ्लो दिख रहा है, तो ये हमारा क्या कर दिया, मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा 20,000 ही आएगा। फिर 3 जून मंथ में क्या हुआ है, उसी तरीके से ऐड रिसिट्स किए, ओपनिंग बैलेंस में लेस पेमेंट्स किए। तो देखो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रखने के बाद इतना हमारा डेफिसिट आ रहा है। तो डेफिसिट हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो ये पॉजिटिव साइन में दिख रहा है, तो पॉजिटिव साइन दिख रहा है, तो इतना हमने बोरो करने के बाद भी हमारा 20,000 ही क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा मिनिमम बैलेंस 20,000 मेंटेन होने की वजह से हमारा हर मंथ में 20,000 का ही क्लोजिंग आएगा, 20,000 का ही ओपनिंग आएगा। जो भी रिमेनिंग बैलेंस है वो हम या तो बोरो कर रहे हैं या तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।